नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल एक मासूम है जिसकी राइटर है तानिया ताहिर। उसकी ये 14वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मैं पागल नहीं हूँ, तुम दोनों मिलकर मुझे पागल करना चाहते हो। ये भी तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती सदाम, या ये भी बच्चा नहीं देगी तुम्हें जो सलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो। हिया और सदाम वापस लौटे तो नताशा चीखने लगी थी। उसकी माँ कनाडा चली गई थी, तभी वो यहाँ पड़ी थी, वरना नताशा यहाँ एक मिनट पे ना रहती। और सदाम और हिया को रोज़ बरोज़ एक दूसरे के नज़दीक आते देखा। उसका दम निकल रहा था और वो अजीब हरकत पर उतर चुकी थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और ये तो रोज़ का ही था। हिया ने सदाम की तरफ देखा। आप इसके पास चली जाइए, वो बोली। सदाम ने कहा और उसके रूम में आ गया। हिया और सदाम ऐना के रूम में ठहरे हुए थे। क्या हुआ है तुम्हें? सदाम ने पूछा। तुम सदाम, तुम मुझे इस घर में अकेला छोड़कर क्यों गए? नताशा को शदीद बुखार था। सदाम ने उसका बुखार चेक किया। सदाम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये हिया, इसने ये सब किया है। मैं कैसी फजूल बातें कर रही हूँ। सदाम इसकी बकवास पर उसे दूर धकेल गया। जो कुछ भी हुआ था सब सदाम की आंखों के सामने था। हिया अलबत्ता उसे खौफजदा नज़रों से देख रही थी, और पिछले 2 हफ्तों से वह नताशा की हरकत नोट कर रही थी जो दिन ब दिन ख़तरनाक हो रही थी। हिया तो सदाम के निकलते ही वहाँ से चली गई, मगर उसने नोट किया था दरवाज़ा बजता रहता था जबकि दरवाज़ा खुला था। क्या इनमें आसेब आ गए हैं? वो डरते डरते बोली। दिमाग ख़राब हो चुका है तुम्हारा, सदाम ने उसे डपट दिया। ये सब ड्रामा था सदाम की तवज्जो हासिल करने के लिए, वो बाखूबी जानता था। मगर जब उसने यहाँ ये करना था तो दूसरी शादी का क्यों ख्याल आया था? ज़ाहर, अफीन और ऐना इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे। हंस ने उन सबको मुस्कुराकर अलविदा कहा। आलिया भी खड़ी थी, मगर उसने ज़्यादा भाव नहीं दिया किसी को, और किसी और को भी उसकी ज़रूरत नहीं थी सिवाय ऐना के। वो माँ की तरफ बढ़ी। आलिया ने सरसरी से अंदाज में उससे मिलकर अपने कमरे की राह ले ली, और ज़ाहर की गाड़ी में वो सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। मैं पहली बार एयरपोर्ट का सफ़र करूँगी ज़ाहर, वो एक्साइटेड सी थी। ज़ाहर बस मुस्कुराया था, दिमाग तो वहीं लगा हुआ था। पीछे वो लोग एयरपोर्ट पर आए तो वहाँ सिर्फ अफीन की टिकट्स थी। उसने माँ के हाथ में दे दी। तुम दोनों? अफीन हैरानगी से पूछने लगी। मम्मा आप जाइए, मैं नहीं जा रहा। अगर ऐना को लेकर जाना चाहती हैं तो ले जाइए, मुझे डैड के साथ रहना है। चाहे आलिया भरोसे के लायक नहीं है, वो बोला। अफीन ने बेटे की तरफ देखा। हाँ, वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था और वो उन्हें किसी सूरत खोना नहीं चाहता था। मैं भी आपके साथ चलूँगी। ऐना को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, तभी वो बोले। अंदाज में नागवारी थी, दोनों माँ बेटे ने महसूस की थी। ठीक है, तुम दोनों मत जाओ। अफीन हल्का सा मुस्कुराई। आप ख्याल से रहना। वो वह माँ से मिला। हाँ मैं रहूँगी, तुम अपने डैड का ख्याल रखना, अफीन बोली तो ऐना मिली और ऐना के सर पर हाथ रखा। अफीन की फ़्लाइट का टाइम हो गया था तो वो उन दोनों को अलविदा कहकर चली गई। ज़ाहर पड़ गया और किसी को कॉल मिलाने लगा। ऐना उसकी जानिब देख रही थी, उससे सवाल करना चाहती थी कि उसने ऐसी बात क्यों की उसकी माँ के मुतालिक। हाँ मैं घर नहीं आऊँगा, जो काम मैंने तुम्हें कहा है तुमने कर दिया? वो किसी से पूछने लगा। ओके, लेकिन बहुत एहतियात से, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हम घर नहीं जाएंगे, ऐना ने जानना चाहा। नहीं, ज़ाहर ने जवाब दिया और गाड़ी में बैठा। मगर क्यों? वो पूछने लगी। पता नहीं, ज़्यादा सवाल मत करो। तुम्हें हिया के पास रुकना है, कुछ दिन तो अपने भाई के घर चली जाओ, वो संजीदगी से बोला। ज़ाहर आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना, और आप क्या सोच रहे हैं? क्या करने के इरादे हैं आपके? वो ज़रा गुस्से से पूछ रही थी। ज़ाहर ने उसकी जानिब देखा। किस बात पर गुस्सा आ रहा है तुम्हें? अगर तुम्हें मम्मा के साथ जाना था तो चली जाती, मैंने तो तुम्हें नहीं रोका था, वो बोला। मैं उनके साथ जाने की बात नहीं कर रही, आप मम्मा पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसकी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि ज़ाहर ने एकदम गाड़ी रोकी और हना का बाजू सख्ती से जकड़ लिया। मैं अपने माँ बाप के बारे में कंप्रोमाइज़ का सोचूंगा भी नहीं, ये तुम बेहतर जानती हो, और नाजायज़ मैं किसी भी मामले में टांग नहीं अड़ाता। तो अपनी चीप माँ की हमायत करना बंद करो मेरे सामने, वो भड़का। आपके लिए आपके माँ बाप की इज़्ज़त है, बस मेरी कोई इज़्ज़त है? मेरी माँ, मेरे भाई की कोई इज़्ज़त नहीं है? आप उनकी तरफ देखना भी अपनी तौहीन समझते हैं। हाँ समझता हूँ, वो गुस्से से उसे देखने लगा। समझता हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ इस जगह पर नाक बनकर बैठी है जहाँ मेरी माँ को होना चाहिए था, और तुम्हारा भाई एक बेहिस और बेइज्जत इंसान है जिसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी माँ ने इस उम्र में उसको छोड़कर दूसरी शादी रचा ली। सर, वो शादी आपके डैड और मेरी मम्मा की पसंद से हुई थी। मुझे जीतने की ज़रूरत नहीं, जानता हूँ ये सब मैं। उसने सर झटका और गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। अगर इस बार जो भी मैं नहीं जानती आप क्या सोच रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, लेकिन मम्मा गलत साबित नहीं हुई तो हमारे दरमियान मुआहिदा होगा, और मुझे इसी मुआहिदे के साथ रहना है, वो हिम्मत करती बोल गई थी। ज़ाहर की ग्रिप स्टीयरिंग पर सख्त हुई। और अगर फिर से तुम्हारी माँ गलत साबित हुई तो? वो उसकी तरफ देखने लगा।
डैड के मामले में वो कभी गलत साबित नहीं होंगी। वो उनसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में इंसान वो सब नहीं करता जो आप सोच रहे हैं। ऐना बाहर देखने लगी। ज़ार ने गाड़ी को यूँ टर्न लिया और सदाम के घर के सामने गाड़ी रोक दी। ऐना ज़ार को देखने लगी। वो कुछ नहीं बोला था, गुस्से से चेहरा सुर्ख हो रहा था। ऐना को रोना आ गया। वो उसकी तमाम बातें माने तो वो उसके साथ खुश रहेगा, और जब वो अपनी माँ के हक़ में कुछ बोलती थी तब वो ऐसा अजनबी हो जाता था जैसे उसके बारे में कुछ नहीं जानता हो। मुआहदा ये ही है, मैं गलत साबित हुआ तो हमें एक साथ रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो यही होगा फिर। और अगर तुम साबित हुई तो मेरा गुस्सा मुझे पागल करके रखेगा। वो बोला, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। मेरी मोहब्बत की अहमियत बस इतनी ही थी आपकी नज़र में। ऐना की आवाज़ भीग गई। मेरी मोहब्बत पर भी तो तुम्हारी माँ की मोहब्बत बैठी है। जिस दिन अच्छे बुरे में तमीज़ आ जाए उस दिन बता देना मुझे, वो बोला। ऐना ने आंसू साफ किए और बाहर निकल गई, और ज़ार ने 1 मिनट भी इंतज़ार किए बिना गाड़ी बाहर घुमा ली। वो जा चुका था। ऐना वहीं खड़ी आंसू रोकती रह गई। वो पलटी और दुआ को थी सदाम अंदर ना हो। वो अंदर आई तो घर में कोई नहीं था। गर्मी ज़रा ज़्यादा थी। वो अपने रूम की तरफ चल दी। अरे ऐना, हिया ने शायद उसे देख लिया था। ऐना हिया के गले लग गई, और इससे तो वो कुछ छुपाती नहीं थी। वो बोली तो हिया चुप सी रह गई, और पीछे से हंसने की आवाज़ पर दोनों एकदम मुड़ी थी। आया तुम्हें मज़ा? आई तुम्हें तुम्हारी औकात याद कि कहाँ ज़ार और कहाँ तुम? ये उस तुम्हारी दोस्त को भी आ जाएगा जो ये समझ रही है मेरा शौहर इसका शौहर हो चुका है। नताशा चीखी तो दोनों उसकी जानिब देखने लगी। हिया को उससे बहस नहीं करनी थी। वो यही नोट तो करती रहती थी कि वो आखिर बहस क्यों नहीं करती। हिया ने ऐना का हाथ पकड़ा और अपनी अम्मी के घर ले आई। ऐना, तुम आलिया आंटी को जानती हो, मगर ये सच नहीं कि वो हर बार गलत हो और वो डैड के मामले में इनसिक्योर हो रहे हैं। वो उनसे जितनी मोहब्बत करती हैं, और वो क्या सोचे बैठे हैं, और वो मुझे छोड़ देने की बात कर रहे थे आज। तुम जानती हो वो ऐना, ज़ार अपने वालिदैन के लिए बहुत पॉजेसिव है, वो बोली। तो क्या मैं अपनी माँ के लिए नहीं हो सकती? हो सकती हो, मगर इस सूरत में जब तुम्हें पता हो तुम्हारी माँ क्या है, तुम जानते बूझते आंखें बंद करती हो। खैर, अब रोने की ज़रूरत नहीं, ये तो सच है। वो आदमी तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता, तो तुम आराम से रहो, खुद ही चल कर आ जाएगा। हिया मुस्कुराए। जिद पर सजाए तो सारी ज़िंदगी भी अकेला रह सकता है। ऐना ज़ार को मनाती थी, तभी बोली, अच्छा सोचो, ओके। उसके प्यार से गाल थपथपाया उसका, और उसके लिए कुछ खाने को लेने चली गई। ऐना ने अपनी भीगी आंखें साफ की। ज़ार ने घर में जगह जगह हिडन कैमरे लगवा दिए थे। वो नहीं चाहता था कि आलिया को पता चले, और इसीलिए वो इस बार आलिया को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, ताकि उसकी बेटी और उसके बाप के सामने उस औरत की असलियत खुले। मगर सवाल ये था, हनीन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो जिक्र कर रही थी? इस बारे में उसके बच्चे नहीं जानते, वरना ऐना कभी भी इस जिक्र को ज़ार से किए बिना नहीं छोड़ती। वो जानना चाहता था ये हनीन का क्या किया था, और किस किस्म की औरत थी वो। सोचने लगा था। वो अपने ऑफिस के रूम में था इस वक्त, और बेड पर लेटा यही सोच रहा था। उसके लैपटॉप पर घर की सूरत हाल चल रही थी। आलिया इस वक्त सो रही थी। ज़ार को तो 1 मिनट के लिए उसका वजूद बर्दाश्त नहीं था। फिर भला वो इतनी देर उसे बैठ कर क्यों देखता? निगाह हटाकर उसने सोचो बाजार पर तवज्जो दी, और अचानक एक औरत का छपाका सा हुआ, और उसका अंदाज था कि वहाँ से कुछ न कुछ जानने को मिल जाएगा। वो एकदम उठकर बैठा तो स्क्रीन पर आलिया दोबारा फ़ोन पर किसी से बात करती दिखाई दी। वो हंसपर से ही कर रही होगी, उसने सोचा, और उसके बाद उसने सेल फ़ोन फेंक दिया और वो फिर से सो गई। और ज़ार उठा और अब इस खोज में निकल गया था कि हनीन का किस्सा क्या है। वो दोबारा एक बार फिर से 15 मिनट में ऐना के दरवाजे के सामने था। अगर अंदर ऐना हुई तो वो क्या जवाब देगा, वो नहीं जानता था। उसने दरवाज़ा बजाया और दरवाज़ा खुला तो सामने नताशा थी। तो यही शिकार था उसका। उसने नताशा को देखा, पीछे कोई नहीं था। नताशा उसे देखकर मुस्कुराई। ज़ार ने गहरा सांस भरा। तुम्हारे पास वक्त है तो मेरे पास चलो, वो अपने मखसूस लहजे में बोला। नताशा को तो गश पड़ने लगे। वो उससे बात कर रहा था, वाकई उससे। तो तुम्हें क्या मेरी शक्ल में अपनी बीवी दिखाई दे रही है जो मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? उसका पागलपन ख़त्म हो गया था और वो खुश थी। उसने अपने बाल संवारे। मैं किसी की शक्ल में किसी को नहीं देखता, वो कहकर पलट गया और नताशा जल्दी से वहाँ से बाहर निकली। तभी हिया और ऐना भी दोबारा घर आने के लिए निकली थी और ऐना साकित रह गई। ये मंजर देखकर धचका तो हिया को भी लगा था। दूसरी तरफ नताशा की तराहट देखने लायक थी। वो इतराती हुई उसकी गाड़ी में सवार हुई और ज़ार ने ऐना की बेयकीन नज़रों से निगाह चुराकर गाड़ी पीछे मोड़ ली। वो वहाँ से जा चुका था और ऐना पर सिर्फ धूल रह गई थी। खैरियत है, ये बदलने का प्लान है? नताशा मुस्कुराई। हाँ, बोर हो गया उससे। हर वक्त का रोना धोना, हर वक्त मीसनी बनी रहती है। मुझे लगा मैंने फ़ैसले में जल्दी कर दी। वो मसनूई मुस्कुराया तो नताशा हंसती।
हाँ, जल्दी तो तुमने कर दी, मगर कोई नहीं, वक्त हाथ से तो नहीं गया। तुम चाहो तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। नताशा ने ज़ार के हाथ पर हाथ रखा। ज़ार ने अपने हाथ की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ, और फिर वो सामने देखने लगा। नताशा तो फूले नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था वो हवाओं में है। जो उसने चाहा था वो खुद चलकर उसके सामने आ गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? नताशा ने पूछा। जहाँ तुम कहो। ज़ार बेजार था, मगर वाजे नहीं करना चाहता था। नताशा खुलकर हंसी। अब मैं तुम्हें किसी होटल के जाने का तो नहीं कह सकती, वो बोली तो ज़ार ने उसकी तरफ देखा और नताशा बेहंगम हंस रही थी। ये बहुत मुश्किल था ज़ार के लिए, नताशा को बर्दाश्त करना। एक बात बताओ, सदाम अगर हमारे बीच आ गया तो? ज़ार ने सवालात शुरू किए। उसकी इतनी औकात नहीं, वो हया के पीछे पागल हो रहा है। और ठीक है, रहे उसके पीछे पागल। नताशा नहीं जानती थी। डैशबोर्ड पर रखा फ़ोन सब रिकॉर्ड कर रहा है। गुड, ऐसी ही ब्रेव और बोल्ड लड़कियां मुझे पसंद है ना? नहीं, उसने सर झटका तो नताशा फिर से हंस दी। तो तुम्हारी दुश्मनी आलिया से ख़त्म हो गई? नताशा को भी ख्याल आया। ज़ार मुस्कुराया, वो उसका काम आसान कर रही थी। नहीं, वो बोला। नताशा ने सर हिलाया। और मैं चाहता हूँ जिसे मैं दुश्मन समझूँ, तुम भी उसे दुश्मन समझो। ऐना की तरह उसकी हमायत मत करो। मैं क्यों करूँगी उसकी हमायत? सख्त जहर लगती है मुझे वो औरत। नताशा भड़की। क्यों? ज़ार ने बेसाख्ता पूछा। नताशा उसे देखने लगी। मेरा मतलब, मेरे पास वजह है। वो मेरी माँ की जगह पर क्यों आई? तुम्हारे पास क्या वजह है? ज़ार पूछने लगा। बिना वजह के भी कुछ लोग बुरे लगते हैं, वो सर झटक कर बोली। ज़ार चुप हो गया। नताशा ने उसके बाजू में बाजू डाला। ज़ार ने मुट्ठियाँ भींच ली। मुझे तो ये वही ख्वाब लग रहा है, वो बोली। बाज़ ख्वाब हकीकत होने के लिए होते हैं, उसने कहा तो नताशा मुस्कुराई। वाकई, उसने गहरा सांस लिया। तुम ऐना को कब तलाक दोगे? नताशा पूछने लगी। ज़ार ने चौंक कर उसको देखा। नताशा भी उसी की तरफ देख रही थी। उसे छोड़ना ज़रूरी तो नहीं, वो बोला। है ज़रूरी। मैं किसी दूसरी औरत को तुम्हारी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम किसी के नाज नखरे उठाओ। सर झटक कर बोली तो ज़ार ने गहरा सांस भरा। छोड़ दूंगा, वो बस इतना ही बोला और गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रोकी। दोनों बैठ गए और ज़ार ने उसे खाना ऑर्डर करने को कहा। नताशा खुशी से फूले न समाई, जबकि ज़ार मोबाइल पर से CCTV देखने लगा। आलिया अब भी सो रही थी। ज़ार ने नताशा की तरफ देखा। तुम ड्रिंक करती हो? वो पूछने लगा। नताशा ने हैरानगी से देखा। नहीं, वो बोली, मगर मुझे मज़ा करने वाली लड़कियां पसंद है। वो आंख दबाकर बोला। ये सब रिकॉर्ड हो रहा था। तो मैं तुम्हारे लिए नशा भी करूँगी, वो मुस्कुराई। दी ग्रेट। ज़ार उठा और दोनों के लिए बियर के कैन उसने बाय किए। नताशा के लिए ये फर्स्ट टाइम था और वो बहुत एक्साइटेड भी थी। ज़ार ने उसे पीने के लिए कहा और ख़ुद भी पीने लगा। ये बियर नहीं थी, बोतल में उसने नशा आवर चीज़ मिलाई जिसका जायका ज़रा मुख्तलिफ था और नताशा को बियर ही लगी। ज़ार उसे पिलाता गया, वो पीती गई। इस खुशी में वो उसे अपने हाथ से पिला रहा था। जब वो मुकम्मल नशा में धुत हो गई, ज़ार उसे एक रूम में ले गया। नताशा बेसब्री से उसके सीने से लग गई। ज़ार ने उसे बेड पर फेंका। नताशा का ख्वाब पूरा हो रहा था। मुझे आलिया की हकीकत बताओ, उसने नशे में धुत नताशा का गाल जकड़कर सवाल किया। नताशा ने ज़ार की गर्दन में बाजू डाले और उसे अपनी जानिब खींचा, मगर ज़ार ने उसके दोनों हाथों को सख्ती से गिरफ्त में जकड़ लिया। नताशा, वो बड़ी चाहत से उसे ट्रैप करते बोला था। ज़ार, तुम मुझे आज जो करने को कहोगे मैं कर जाऊंगी, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। तो शाबाश, बताओ मुझे आलिया और हनीन की क्या कहानी है? वो उसका गाल थपथपा कर बोला, जिसकी आंखें बंद हो रही थी। नताशा मध्यम सा मुस्कुराई और थोड़ी देर कुछ नहीं बोली। ज़ार ने फिर से उसका गाल थपथपाया। चलो यार, बताओ ज़रा, हनीन कैसे मरा है? वह मोहब्बत से सवाल करने लगा। नताशा ने उसकी तरफ देखा मंदी मंदी आंखों से। हनीन यानी मेरा सुसर? वो हंसने लगी। ज़ार ने सर हिलाया। उससे आलिया ने मारा है। वो भी? वो फिर से हंसने लगी। वो भी? ज़ार की गिरफ्त उसके मुंह पर एकदम सख्त हुई, क्योंकि वो उसके मतलब पर नहीं आ रही थी। वो भी जहर देकर तड़पा कर। भला हनीन जैसा कम शक्लो सूरत और कम मालो दौलत वाला इंसान उसके किस काम का था? उसने हंसकर ज़ार की तरफ देखा। आगे? ज़ार बेचैनी से जैसे उसके हलक में उंगली डालकर सब निकलवा देना चाहता था। आगे आलिया ने अंश को देख लिया था। जानबूझकर अंश को देखने के बाद सोई हुई मोहब्बत जाग गई। पता नहीं मोहब्बत थी भी या नहीं। उसने हनीन से जान छुड़ाना और अंश के पैसे की लालच में आगे बढ़ने को एक जान को मार दिया। खैर, वो औरत है ही इतनी गई गुजरी, लोगों की जान ले सकती है। वो अपने रास्ते से हटाने के लिए कई बार तो मेरे शहजादे तुम्हारी जान लेने की कोशिश भी की है।
तुम्हें एलर्जी थी ना, और सीरियस नोयत की। उसने हर मुमकिन तरीके से तुम्हारे खाने में जानबूझकर इजाफा किया ताकि तुम मर जाओ, मगर तुम जवान हो। वो चाहत भरी निगाह उसकी निगाहों में डाल गई। ज़ार कुछ नहीं बोला, गोया जब्त से उसे देखने लगा। तुम्हारी माँ को मारने की कोशिश की उसके खाने में भी बीमारी की हालत में चीज़ों का इजाफा करके, मगर वो भी बच गई। वो तो अपने बच्चों को भी पसंद नहीं करती, ऐसी खुदगर्ज औरत है। और यकीन मानो, वो मुस्कुराई, तुम्हें हमारे रास्ते से ऐना को हटाने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऐना को खुद ही ख़त्म करा देगी। वो खिलखिलाई। ज़ार की बर्दाश्त जवाब देगी। उसका मुंह जकड़कर गोया उसकी गर्दन भी दबा देना चाहता था। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐना उसकी बेटी है। बेटी? हा हा हा। सख्त जहर लगती है ऐना उसे, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा मालो दौलत है तुम्हारे बाप की निस्बत। वो तो तुम्हें, ऐना को, सदाम को, मुझे, हम सब को मार देना चाहता है, क्योंकि वो डाइन है, ऐसी डाइन के लोगों को खा जाती है। वो हंसती रही। ज़ार की पेशानी पर पसीने उमड़ आए, यानी उसका शक गलत नहीं था। वो बाहर की तरफ निकलने लगा। ऐना, दिल ने बेताबी से धड़कते हुए उसे पुकारा था और वो वहाँ से भागता हुआ निकला, जबकि नताशा पीछे से चलाई थी। ज़ार, लेकिन वो तो निकल गया था। उसने सबसे पहले ऑफिस मैनेजर को कॉल की थी। वेयर इज़ डैड? गाड़ी में चाबी लगाता वो अजलत में पूछने लगा। सर, अभी ऑफिस से घर के लिए निकले हैं, उसने बताया। व्हाट द हेल? वो शदीद गुस्से में लगा था। उसने गाड़ी घुमाई। समझ नहीं आया पहले ऐना के पास जाए या बाप के पास। उसकी पेशानी पहली बार पसीने से भर चुकी थी। वो गाड़ी जो दौड़ाना चाहता था, ऐसे कि वो उड़कर दोनों के पास पहुंच जाए और वो सेव कर ले दोनों को। उसने पहले घर की राह ली थी। आलिया ने अंश को जल्दी बुलाया था। अंश ने उसकी आवाज़ सुनी। उसकी आवाज़ में वही मोहब्बत, वही नरमी, वही चाहत थी जैसे पहले रोज़ थी। वो उसे घर बुला रही थी। अंश शाह मुस्कुराते उठ गए और घर की राह ले ली। दूसरी तरफ आलिया ने उनके लिए खाना बनाया और उनके खाने में वो मुस्कुराते हुए जहर की काफ़ी मिकदार डाल रही थी। उसकी आंखों में एकदम जुनून सा था। ये घर मेरा हो जाएगा, ये जायदाद, ये सब यहाँ की मलका मैं बनूंगी। वो खुद ब खुद हंसने लगी। बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ महसूस हुई। वो मुस्कुराकर बाहर आ गई और अंशा को देखा जो अंदर आ रहे थे। बार बार ज़ार की कॉल आ रही थी। उन्होंने फ़ोन उठाया, मगर आलिया ने फ़ोन छीन लिया। आज कोई नहीं, बस आप और मैं। उसने फ़ोन स्विच ऑफ करके एक तरफ फेंक दिया। हाँ हाँ, अंशा हंस दिए। अच्छा, मगर शायद उसे ज़रूरी काम हो, वो बोले और उनका हाथ थामकर टेबल की जानिब ले जाने लगी। मुझे ज़्यादा कोई काम ज़रूरी नहीं है, आलिया ने कहा तो अंशा फिर से मुस्कुराए। वैसे भूख भी काफ़ी लगी थी। वो बोले, आज अच्छे से खाइए, ये सब तो आपके लिए ही बनाया है। वो उसका चेहरा देखने लगी। अंश मुस्कुरा दिए। ये इतना क्यों मुस्कुराया जा रहा है? अंशा ने उसे देखा। आज मैं खुश हूँ अंश। उसने खाना अंशा की प्लेट में डाला। मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, वो मायनी खेज लहजे में बोली। तुम्हें क्या चाहिए? अंशा ने लुकमा छोड़कर उसकी तरफ देखा। आप, वो बोली। अंशा मुस्कुराए और इससे पहले वो एक लुकमा मुंह में लेकर जाते कि अंदर ज़ार दाखिल हुआ। डैड, बुलंद आवाज़ में चीखते हुए बोला। सांसें फूली हुई थी और उसकी शर्ट भी पसीने से भीगी हुई थी। अंशा ने उसकी तरफ देखा और एकदम खड़े हो गए। ज़ार? आलिया ने हॉर्न के चेहरे से ज़ार को देखा था। ये कहाँ से टपक पड़ा था और क्यों आया था, वो समझ नहीं सकी। तुम गए नहीं? वो हैरानगी से पूछने लगे। नहीं, ज़ार मुस्कुरा दिया। उसने अब तक आलिया को नहीं देखा था और बेसाख्ता बाप के गले लग गया। वो नहीं जानता था इस वक्त वो अल्लाह ताला का कितना शुक्रगुजार था। आप ठीक हैं? उसने पूछा। हाँ भाई, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? तुम्हारी माँ ठीक है? अंशा फिक्रमंदी से बोले। आलिया ने तिरछी नज़रों से देखा। वो ये मिलन काफ़ी ताज्जुब से देख रही थी। ज़ार ने अब भी आलिया को नहीं देखा। खाना खा रहे थे। वो अब अपनी सांसों को हमवार करता पूछने लगा। अंशा ने सर हिलाकर खाने की तरफ देखा। चलिए इकट्ठे खाते हैं। अब ज़ार ने आलिया को देखा। पहले तुम बताओ, तुम नहीं गए? वो बोले। नहीं यार, वो मुस्कुराया। बाकी बातें भी होती रहेंगी, अभी खाना खाते हैं। वो हंसा। आलिया मुस्कुराई। अच्छा था दोनों साथ ही मर जाते। मैं देती हूँ तुम्हें ज़ार। उसने ज़ार के आगे प्लेट रखी। ज़ार ने खून आशाम नज़रों से आलिया को देखा। आप भी बैठिए, हमारे साथ खाइए, वो बोला। बिगड़ी बड़ी आंखों में इंतकाम लिए वो उसे देख रहा था। आलिया के रंग फक से हुए। मैं तो अभी नाश्ता किया है, बस अंश के लिए आज खाना बनाने का दिल हुआ तो बना लिया। उसने आंखें घुमाई। ग्रेट, बट ऐसे अच्छा नहीं लगता कि हम दोनों खाएं और आप ना खाएं। प्लीज़ थोड़ा बहुत तो आपको लेना होगा हमारे साथ। ज़ार ने खुद ही उठकर उसके लिए प्लेट अरेंज की और उसके सामने रख दी। ज़ार, मुझे भूख नहीं है, तुम और अंश खाओ। आलिया ने प्लेट उस ऐसे दूर खिसकाई गोया छू भी लिया तो मर जाएगी। अरे आप,
मेरे डैड की वाइफ है, मुझे आपसे सारे इख्तलाफात ख़त्म करने हैं, समझिए आज इसीलिए आया हूँ। डैड आप देखिए ना, इनके दिल में शायद मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं, वो ये कुछ नहीं ले रही। वो बाप की तरफ देखने लगा। अंश मुस्कुराए। ले लो आलिया, एक अच्छा कदम मेरा बेटा उठा रहा है, तो तुम भी सब भुलाकर उसका साथ दो, अंशा ने कहा। आलिया के हलक में जैसे सांस अटक गई। ज़ार ने मासूमियत से बाप की जानिब देखते आलिया को देखा। अंश ने फिर से लुकमा बनाया। डैड आपको इतने मैनर्स भी नहीं, पता है लेडीज़ फर्स्ट होती हैं। वो हंसा। अंशा भी हंस दिए। चलो जी, आज हमारा बेटा हमें टेबल मैनर सिखा रहा है। चले मिस, आप पहले लें, फिर हम शुरू करते हैं। अंशा भी आलिया को देखने लगे। आलिया फीका फीका सा हंसने लगी। उसकी पेशानी पर परेशानी से पसीने की बूंदें उभरने लगी। वो खाने की प्लेट को देख रही थी। इसमें इतनी मिकदार में जहर था कि अगर वो एक लुकमा मुंह में रख लेती तो अगले 1 घंटे में तड़प तड़प कर जान दे देती। क्या हुआ आलिया? अंश ने उसका हाथ थामा। क्या कोई इशू है? ज़ार ने भी सवाल किया। आलिया ने ज़ार की तरफ देखा। उसकी आंखों में और लबों पर ऐसी मुस्कान थी कि आलिया का बस नहीं चला ये प्लेट उसके सर पर मार दे। मैं ये खाना नहीं खा सकती। उसने प्लेट दूर कर दी। क्यों? ज़ार मासूमियत की इंतहा पर था, जबकि अंदर ही अंदर शोले भड़क उठे थे कि उसका शक दुरुस्त था। वो उसके बाप को भी मारने के लिए उस खाने में जहर मिला चुकी थी। क्योंकि कुछ नहीं, कोई वजह नहीं, वो भड़क कर कहती वहाँ से उठकर कमरे में बंद हो गई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अंशा हैरान थे कि ये क्यों हुआ, वो क्यों उठ कर गई, आखिर मसला क्या है। ज़ार ने अलबत्ता गहरा सांस लिया। बाप के हाथ से लुकमा लेकर एक तरफ रखकर सकीना को पुकारा। सकीना को तो तुम्हारी माँ छुट्टियाँ दे गई है, वो बोली। रऊफ़, ज़ार चिल्लाया। रऊफ़ भागता हुआ अंदर आया। मेरे कुत्तों को लाओ, वो बोला तो रऊफ़ ने सर हिलाया। हो क्या रहा है ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अंशा को किसी गड़बड़ का एहसास था। ज़ार ने उनके हाथ खुद पकड़कर साफ कराए। फिक्र की बात है यार, ज़ार अंशा अंधा नहीं है, वो बाप को देखते हुए बोला। अंशा उसकी किसी बात का मतलब नहीं समझे थे। आलिया अंदर कांपने लगी थी। ज़ार ने जानबूझकर ये सब कराया था, जानबूझकर वो यहाँ आया, मगर उसे पता क्यों नहीं, कैसे चला, वो यही सोच रही थी। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर उसने बाहर झांका। ज़ार अपने एक कुत्ते की जानिब देखने लगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मगर यहाँ सबूत के बिना कोई भी बात फ़ायदा मंद नहीं। वो बहुत उदासी से अपने कुत्ते के कान में बोला था, जो उसके पाँव में लपेट रहा था। उसका दिल कांपने लगा और उसने वो प्लेट कुत्ते के सामने कर दी। दोनों कुत्ते खाने के सालन को चाटने लगा और गोश्त भी खाने लगे। अंशा खामोश खड़े ये तमाशा देख रहे थे। सिर्फ 3 मिनट गुजरे थे, एकदम दोनों गिर पड़े। ज़ार उन्हें सुर्ख आंखों से देख रहा था। तड़प तड़प कर दोनों की जान निकलने लगी। ज़ार की आंखें मज़ीद सुर्ख हो गई। अंशा की आंखें अलबत्ता फट गई थी, जैसे बेयकीनी का एक पहाड़ उनके सर पर गिरा हो। कुत्तों की जान निकल गई थी। ज़ार का एक आंसू उन पर गिरा था। उसने उन कुत्तों को प्यार किया और रऊफ़ जो खुद खौफज़दा नज़रों से ज़ार को देख रहा था, उसे उन कुत्तों की लाशों को वहाँ से ले जाने का कहा। वो तो अपने कुत्तों का कितना दीवाना था। रऊफ़ नासमझी से देखने लगा। ज़ार कुछ नहीं बोला था और अंशा की जानिब देखा। इस खाने में वो बात मुकम्मल नहीं कर सके, जहर था। ज़ार ने बात मुकम्मल की। आलिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसका सारा खेल ख़त्म हो गया था, वो भी ज़ार अंशा की वजह से। ज़ार ज़ार ज़ार, वो चीखी, जबकि ज़ार बाप के सीने से लग गया। आप जिंदा हैं डैड, मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ भी कीमती नहीं। वो अपने कुत्तों के गम में भी नहीं था। अंशा चेयर पर ढह गए। आज मुझे सब मिल जाएगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। उनके कानों में आलिया की आवाज़ गूंजने लगी और अंशा को लगा उनका दम घुट रहा हो। डैड, ज़ार ने उनका सर पड़ता चेहरा थामा, खुद उनके लिए पानी लाया और ज़बरदस्ती पिलाया। ये औरत मुझे मारना चाहती थी। वो हैरानगी की इंतहा पर थे। हाँ, ज़ार ने सर हिलाया। उसने हनीन को आपके लिए जान से मारा था, बिल्कुल इसी तरह। ज़ार बोला तो अंशा को दूसरा बड़ा धचका लगा। तो तुम्हें ये सब कैसे? वो शायद मामले की तह तक पहुंचना चाहते थे। ज़ार ने बिना किसी खौफ खतर के वो ऑडियो जहाँ से डैड को सुनाने की थी वहाँ से खोलकर उनके सामने रख दी। आलिया भी सब सुन रही थी। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। उसे लगा वो चकरा कर गिर जाएगी और इस तरह उसका भांडा खुलना था। उसे यकीन ना आया। वो मुठ्ठियाँ भींच गई। नताशा, उस नताशा 2 टके की लड़की को तो वो जान से मार देगी। उसने अज़ियानी सी कैफियत में दीवार पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। अंशा अपना सर थाम गए। ज़ार खामोश था। वो चाहता था अब जो भी करें अंशा खुद करें। वो उठे और अपने कमरे की तरफ चलने लगे। ज़ार उन्हें वहीं से देख रहा था। उन्होंने एक झटके से दरवाज़ा खोला और आलिया जो पक चेहरे से खड़ी थी ये सोच रही थी कि करना क्या है, कहना क्या है। वो एकदम अंशा को देखकर कांप सी गई। तो मुझे मारना चाहती थी। उसकी जानिब देखने लगे। अंश, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन करे। ये कमीना झूठ बोल। एक खींचकर थप्पड़ पड़ा था उसके मुंह पर और वो दूर जा गिरी। मेरे बेटे का नाम अपनी नीच जबान से लेना भी मत। ये अंशा की धाड़ थी और ये वो मंजर था जो वो बचपन से देखता आया था अपनी माँ के साथ। अंशा उसको किस तरह जलील करते थे। ज़ार वहीं से खड़ा ये मंजर देख रहा था। समझी तुम? मेरे बेटे का नाम भी जबान से लिया तो गुद्दी से जबान खींच लूँगा। उसकी गर्दन अंशा ने दबोच ली। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इस घटिया और नीच रिश्ते को ना रखने की वजह से आलिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं अंश, नहीं, ऐसा मत करें। मैंने कुछ नहीं किया। ये सब ज़ार ने किया है। वही मुझे आपकी ज़िंदगी से निकालना चाहता था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, उन्होंने आखिरी बार कहा और आलिया उन्हें देखने लगी। ज़ार, पुलिस को कॉल करो। अंशा धाड़े। ज़ार ने सर हिलाया। डैड, इसके बच्चे अब भी इसकी हकीकत से नाशना है। ज़ार बोला। तो बुलाओ सबको और दिखाओ सबको। वो भड़क कर कहते अफीन के कमरे में चले गए। शायद उनका मान टूटा था या पछतावा हो रहा था कि वो क्या कर चुके। ज़ार आलिया के कमरे में गया था और हैरान पड़ी ज़मीन में आलिया के पास आ गया। उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और मुस्कुरा दिया। तुम्हें लगता है तुम बहुत ओवर स्मार्ट हो या बस दिमाग का इस्तेमाल तुम कर सकती हो, कोई और नहीं। ज़ार ने हाथ सीने पर बांध लिए। आलिया दांत पीसते उसे देखने लगी। तुम्हारा हिसाब किताब मैंने कभी करना भी नहीं था। तुम्हारे साथ तो मेरे डैड ही करेंगे, जो भी करें, तो तुम रेडी रहो। शट अप, वो धाड़ी। ज़ार ने गहरा सांस भरा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम याद रखना। मेरी धमकी। वो उसका गिरबान जकड़ कर चीखी। हटो यहाँ से। उसे दूर झटक कर गुस्से से बोला। मुझे मारने से पहले अपनी जान बचाओ और इस घर से निकलने के लिए सामान पैक कर लो। वो मुस्कुराया और हाँ, जाते जाते वो मुस्कुराहट आलिया की जान सुलगा गई थी। वो जो तुम्हारा हार था ना, वो मेरे पास है। चुराया नहीं था, उठाया था। अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मैं। वो रुक गया, सोचने लगा। आलिया सुलग उठी और उसकी बिना पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे अरे, तुम रोने लगी? एक चालबाज कातिल औरत रोती भी है। जो अपनी बेटी से जलन और हसद रखे वो औरत रोएगी? क्या बात है। वो ताली बजाकर शाने अचका गया। और एक बात बताऊं तुम्हें खास। वो उसके करीब आया। मेरे डैड के दिमाग की एक रग फालतू है, जैसे मेरी। ऑफ कोर्स मेरे अंदर अगर इतना जहर है तो मेरे बाप में कितना होगा। यहाँ से कुछ चुरा कर भागने की मत सोचना, क्योंकि वो बदला बेहतरीन लेते हैं। माय डियर, अब तुम ये सोचो कि तुम अपने गुनाहों की जल्द माफ़ी मांग लो। वो झुककर उसका गाल थपथपा गया जब आलिया ने उसका हाथ झटका और ज़ार बाहर निकल गया। उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। उसका बाप अब उसकी माँ की तरफ पलटेगा और कम अज़ कम उसे इस औरत पर किए गए जुल्म का अंदाज़ा होगा। ज़ार ने गाड़ी घुमाकर अब ऐना की जानिब जाने वाले रास्ते पर डाल दी। अपनी खुशी में वो भूल ही गया था कि ऐना और उसके दरमियान क्या झगड़ा हुआ था। वो ऐना के घर के सामने रुका तो है हॉर्न से बाहर खड़ी थी। उसके सर पर दुपट्टा नहीं था। मोहल्ले के लोग भी जमा थे। ज़ार हैरानगी से हिया को देखता गाड़ी से उतरा। हिया भी ज़ार को देख चुकी थी। वो दौड़कर ज़ार तक पहुंची। ज़ार असफर ऐना को ले गया। वो ऐना को ज़बरदस्ती उठा कर ले गया। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं सदाम को कॉल कर रही हूँ, मेरा कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। वो ऐना को ले गया, न जाने कहाँ ले गया। ज़ार जैसे छत सी ज़ार पर गिरी हो। उस वक्त उसके चेहरे के रंग इस तरह आड़े थे। कब? वो चीखा। आधा घंटा हो चुका है। हिया बुरी तरह रो दी जबकि ज़ार ने मुट्ठियाँ भींच ली। वो हिया को छोड़कर वहाँ से भागा था। गाड़ी में सवार हुआ और उसने गाड़ी को पीछे की जानिब मोड़ ऐसे की कि गाड़ी के टायर ज़ोर से चुराए थे और धूल इर्द गिर्द फैल गई। कहाँ जाना था वो नहीं जानता था। हैना के नंबर पर कॉल की मगर उसका सेल फ़ोन तो ऑफ था। यानी पहली बार वो अपने साथ सेल रख चुकी थी, मगर 100% उससे सेल छीन लिया गया होगा। वो गाड़ी बिला वजह घुमाया जा रहा था और फिर एकदम उसने गाड़ी रोक दी, स्टीयरिंग पर सर डाल दिया। ऐना कहाँ थी? असफर को कैसे पता चला ऐना वहाँ है? कई सवाल थे उसके अंदर, जबकि परेशानी से हलक खुश्क हो चुका था। क्या इस बात के पीछे भी आलिया थी? अचानक दिमाग में झपाका हुआ तो वो ज़ोर ज़ोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारने लगा। उसने ऐना पर तवज्जो क्यों नहीं दी? उसने गाड़ी घर की जानिब घुमा ली। एक एक लम्हा अजाब की तरह था। उसकी ऐना उसके पास नहीं, किसी और के पास थी। वो गाड़ी रोकने से पहले ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और पूरे 20 मिनट बाद वो आलिया के सामने था। आलिया अब भी वैसे ही बैठी थी, शायद कुछ सोच रही थी। शाह ने बिना किसी लिहाज के उसके बाल मुट्ठी में जकड़कर उसे एक झटके से उठाया। आलिया चीखने चिल्लाने लगी। कहाँ है ऐना? असफर कहाँ लेकर गया है उसको? वो धाड़ा। जल्दी बता, जल्दी! वो चिल्लाया। बस ये कसर थी, वो आलिया की गर्दन दबा देता। दूसरी तरफ अचानक ही उस जगह में सदाम दाखिल हुआ था। वो और माँ के साथ ज़ाहर का रवैया देखकर वो एकदम ज़ाहर पर झपटा और उसे खींचकर ज़ाहर के मुंह पर मुक्का मारा।
माँ है मेरी, तमीज़ नहीं है तुम्हें बात करने की। ये सब क्या हो रहा है मेरी माँ के साथ यहाँ? ओए, ज़ाहर चिल्लाया। ज़्यादा यहाँ आकर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही मर्द था और माँ की परवाह थी तो इस आवारा औरत को काबू में रखता। मुझे इस वक्त मेरी बीवी का पता चाहिए। ये औरत जानती, अगर इसने ना बताया तो मैं इसे उल्टा लटका दूंगा। वो फिर से आलिया की जानिब बढ़ा और सदाम की सूरत में आलिया को अपना कोई तो हमदर्द मिला। ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। मेरी बेटी गुम कर दी इसने। मुझे क्या पता है ना इसके साथ गई थी। इसके बाप ने मुझे तलाक दे दी। ये सब। वो सदाम के सीने से लगी चिल्ला रही थी, जबकि सदाम हौन खड़ा था। सहार के अंग अंग से बेचैनी फूट रही थी। जितना रोना धोना और शोर शराबा करना था ये सब खुद करते। उसे ऐना चाहिए थी। उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ और उसने चीज़ें उठा उठा कर फेंकना शुरू कर दी। ऐना कहाँ है? बताओ मुझे, वरना तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा। वो घर आया। सदाम आलिया के आगे आ गया। आलिया को एक गोना सुकून मिला था। ज़ार को इस अजियत में देखकर अंशा भी कमरे से बाहर आ गए। वो बेटे का पागलपन और लाउंज में बर्बाद हुआ देख कर वो ज़ार की जानिब बढ़े। ये किस परकत रहे हो तुम? वो बोले। उसने और असफर ने मिलकर मेरी ऐना को उठा लिया है। डैड, ऐना नहीं मिल रही और मुझे हर कीमत पर आना चाहिए, वरना राख कर दूंगा इस औरत को मैं। वो फिर से झपटा, जबकि अंशा ने उसे थाम लिया। उन्होंने आलिया को देखा। अंदाज में नफरत थी और आंखों में ऐसी चुभन कि आलिया बेटे के पीछे छुपने लगी। आपने मम्मा को डाइवोर्स दे दिया? सदाम जानना चाहता था। अंशा आलिया के आगे उसके बेटे को देख रहे थे। अब तक उसके बच्चों के सामने उसकी हकीकत नहीं आई थी, और यहाँ अगर वो जल्दबाजी कर देते तो ये मकार औरत यूं ही आज़ाद दुनिया में लोगों को बर्बाद करती और अपने मुफाद के लिए लोगों को मारती पीटती आज़ाद फिरती रहती। नहीं बेटा, क्या हो गया? मैं क्यों तलाक दूंगा तुम्हारी माँ को? मेरी मोहब्बत है ये। अंशा ने आलिया को पकड़ लिया। नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है ये। तलाक दे दी इसने मुझे। सदाम, तुम्हारे सामने ये लोग मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। सदाम, मैं सच कह रही हूँ, ये आदमी तलाक दे चुका है मुझे। वो चिल्लाने लगी। सदाम बेयकीनी से माँ को देखने लगा, जबकि ज़ार इस ड्रामेबाज औरत में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था। उसकी ऐना गैर मर्द के पास थी। वो कहाँ जाता कहाँ? आलिया। अंशा ने आलिया के शाने पर हाथ फैलाकर ऐसा दबाव डाला कि वो तड़प उठी। पहली बार हकीकतन आंसू आंखों से निकलने लगे। बेटे की आंखों में अंशा पर एतबार और खुद पर बेएतबारी देखकर वो अपने आप को बुरी तरह उस चुंगल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ लम्हों के लिए मुंह सी लिया। आप सब लोग इस वक्त ये सारा मामला छोड़कर ऐना पर तवज्जो दें। हिया की भी बस हो गई थी तो गुस्से में बोली, ये औरत जानती है, सिर्फ ये जानती है ऐना कहाँ है। ज़ाहर आगे बढ़ा, जबकि सदाम ने माँ को देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। कहाँ है ऐना? अंशा ने सवाल किया। सदाम हैरान हुआ। हर वक्त अंशा को अपनी माँ की हमायत करते ही देखा तो वो आज उसी से सवाल कर रहे थे। यानी उसकी माँ वाकई जानती थी। मम्मा, ऐना कहाँ है? उसने भी माँ की तरफ देखा। आलिया ने ज़ार को देखा और दांत भींच लिए। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, उसकी वजह से कभी नहीं बताऊंगी, भले ऐना मर जाए। यूँ ज़ार झपटा हुआ उस पर झपटा के सदाम फिर से बीच में आ गया। हॉर्न नज़रों से माँ को देखने लगा जो कि आपे से बाहर हो रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम दोनों बाप बेटे मुझे ट्रैप कर रहे हो, मुझे पागल साबित करना चाहते हो। मैं कभी नहीं बताऊंगी ऐना कहाँ है, और मर जाए, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। वो बेटी के लिए नफरत से फनकार सोफे पर बैठ गई। सदाम को झटका लगा था। ये क्या कर रही हैं आप? वो चिल्लाया। वही जो तुम्हारे कान सुन रहे हैं। तुम्हें माँ से ज़्यादा अंशा पर एतबार है। मम्मा, इस वक्त ऐना को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए ऐना कहाँ है। ज़ाहर ने आलिया पर लानत भेजी। वो मज़ीद मिन्नतें तरले नहीं कर सकता तो वो वहाँ से बाहर निकल गया। मर जाए ज़ाहर, ज़ाहर भी मर जाए, बताऊंगी नहीं किसी को भी नहीं बताऊंगी, बस। वो हाथ उठाकर बोली। सदाम ने अंशा की जानिब देखा कि ये क्या माजरा है, हो क्या रहा है। अंशा अभी वाजे नहीं करना चाहते थे कि उसको तलाक दे चुके हैं। तभी उन्होंने गहरा सांस लिया और शान ने अचका दिए कि मालूम नहीं। सदाम हिया को यही रहने का कहकर खुद भी निकला था। वो कैसे ऐना को यूं तन्हा छोड़ देता। दूसरी तरफ ज़ार ने अपने एक दोस्त को जो SHO था सारा माजरा बताया और उससे मदद की दरख्वास्त की तो उसकी पूरी टीम ज़ार के साथ ऐना को ढूंढने में लग गई। उन्होंने ऐना के बंद मोबाइल को ही ट्रैप करने की कोशिश की थी और इसी कोशिश और जद्दोजहद में रात हो चुकी थी, मगर ऐना का कहीं भी अता पता नहीं मिल रहा था और ज़ार एक मिनट के लिए भी नहीं बैठा था। वो मुसलसल चक्कर काट रहा था। सिवाय एयरपोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड और तमाम जगह चेक कर ली थी, नाके लगा दिए थे, और अब तक ऐना नहीं मिल रही थी। ज़ार का बस नहीं चला। आलिया का मुंह फेर दे जाकर अगर वो औरत मुंह से कुछ निकाल लेती तो उसे पता चल जाता। वो बार बार अंश पर फ़ोन करके बिगड़ता कि वो पुलिस को आलिया का सच बताकर पुलिस सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ और ना ही अंशा ने उसे ऐसा करने की इजाज़त दी थी।
क्योंकि वो आलिया की बेवफाई का उससे बदला खुद लेना चाहते थे। और फिर जब वो हारने लगा, टूट सा गया, ज़मीन पर बैठता चला गया, तभी उसके दोस्त ने बताया कि फ़ोन ट्रैप हो चुका है। एयरपोर्ट के पीछे की लोकेशन है। पुलिस अलग निकली थी और वो बस इतना सुनकर अलग। वो वहाँ से भागा था। सदाम भी था, वह सदाम भी निकला था। ज़ाहर जैसे लम्हों में पहुँच जाना चाहता था। उसे आज से पहले इतने पागलों की तरह कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। कुछ नहीं देखा था, कोई सिग्नल, कोई सिक्योरिटी, कुछ नहीं। बस वो हर हद बंदी तोड़ता आगे निकलता चला गया। मगर एयरपोर्ट के पिछली बस्ती में पहुँचने में भी आधा घंटा लगा था। वो वहाँ रुका। ये सुनसान जगह थी, बस दूर एक बिल्डिंग थी। पुलिस भी उसके साथ थी। वो हैना के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करते करते वहाँ पहुँचे। सर, यही है मोबाइल। मगर यहाँ तो कुछ नहीं है, ज़ाहर चीखा। सर, हमारे इर्द गिर्द है मोबाइल, यहाँ कुछ नहीं है। उसने इर्द गिर्द कुछ नहीं था, खाली मैदान था। फिर कैसे वो लोकेट कर सकते थे? वो आगे बढ़ा। सर प्लीज़ आगे मत बढ़ाइए, यही है सेल फ़ोन। वो फिर से बोला तो ज़ाहर ने अपने दोस्त की तरफ देखा, जिसने अब उस जगह को खोजना शुरू किया। और उसने उसी जगह पर ज़ोर ज़ोर से पाँव मारा तो एकदम लोहे के ढक्कन की आवाज़ सी उभरी, जैसे उस जगह में लोहे का ढक्कन हो। और ज़ाहर ने जल्दी से वहाँ से घास फूस हटाई तो वाकई वहाँ एक खुफिया रास्ता था। उन लोगों ने एहतियात से खोला कि अंदर लोगों को पता न लगे। सबसे पहले ज़ाहर उतरा। उसने पीछे किसी का इंतज़ार नहीं किया था। वो आगे आगे बढ़ने लगा और एक जगह आकर रुक गया। सामने ही हैना चेयर पर बंधी हुई थी। उसकी मुठ्ठियाँ भिंच गई और असफर वहाँ नहीं था। हैना खौफज़दा नज़रों से देख रही थी। उसके मुँह में भी कपड़ा था ताकि बोल ना सके। ज़ाहर आगे बढ़ने लगा मगर उसके दोस्त ने रोक लिया। क्यों? आंखें निकाल कर घर आया। सब्र करो, विक्रम भाग सकता है। मैं चाहता हूँ इस शख्स को पकड़ना। वो उसके कान के नज़दीक बोला और वो सब गोया सांस रोके खड़े थे। ओह ऐना स्वीट हार्ट, अब तक डर रही हो, रो रही हो। अब जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, इसके बाद तुम सारी ज़िंदगी रोती रहना। वैसे तुमने मुझ पर ज़ार को क्यों चुना? असफर ने ज़ार को घूर कर देखा, ज़रा घूर कर देखा। रैना को खींचकर थप्पड़ मारा और ज़ार अगर मज़ीद जब्त करता तो शायद उसके दिमाग की रग फट जाती। उसने पास खड़े एसएचओ की गन उसके गन होल्डर से निकाली और 3 फायर असफर की टांग पर मारे। वो तिलमिलाकर ज़मीन बोस हुआ और ज़ार उस पर चढ़ गया। खींच खींच कर उसने कोई 10 थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिए थे। असफर तड़प तड़प गया। 3 फायर टांगों पर लगे थे। तेरी इतनी जुर्रत, तो मेरी बीवी पर हाथ उठाए? वो उसका खून पी लेना चाहता था। हट जाओ ज़ार, इस आदमी की तलाश तो पुलिस को कब से थी। ये और इसकी माँ लड़कियों से निकाह करके उनको और उनके घर वालों को लूटते हैं। तुम हट जाओ, पुलिस इससे खुद निपटेगी। वो एसएचओ असफर के घियाने पर उसे गिरेबान से जकड़ कर खड़ा करने लगा मगर असफर की टांगें बेजान थी। ज़ाहर ने फिर ऐना के अलावा कुछ नहीं देखा। असफर के साथ क्या करना था ये कल बताता। उस वक्त ऐना के मिलने पर वो बेताबी से उसे आज़ाद करता। उसे सख्ती से बाहों में जकड़ गया। ऐना सुन सी रह गई और अचानक उसके बाजुओं में बेहोश हो गई। ऐना, ज़ाहर ने उसका गाल थपथपाया और जब रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो ऐना को बाजुओं में भर कर वहाँ से ले गया, गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल की जानिब बढ़ गया। बिखरा बिखरा उसका हुलिया और मट्टी ज़दा कपड़े। वो ऐना को इमरजेंसी ले गया। चूँकि उसका वहाँ ताल्लुक़ था तो ऐना को हाथों हाथ लिया गया और अपने रब का शुक्रगुजार था कि ऐना अब उसके पास थी। डॉक्टर बाहर निकल कर मुस्कुराया। ज़ाहर, तुम बाप बनने वाले हो। वो उसके एकदम गले लगा तो ज़ाहर समझ नहीं सका इस खुशखबरी पर क्या इजहार करे। मुबारक हो यार, क्या पत्थर के हो गए हो? वो हंस पड़ा। ज़ाहर भी हंसा, फिर माथे पर हाथ ले जाकर बाल पीछे किए। कुछ अजीब सी कंडीशन थी, जैसे बेयकीनी सी हो। वो ठीक है? वो बोला। हाँ ठीक है तुम्हारी बीवी, मगर तुम मज़दूर लग रहे हो, डॉक्टर ने कहा तो ज़ाहर का कहका बुलंद हुआ था। जाओ फ्रेश हो जाओ, ये मेरे रूम की है, मेरा रफ सूट है वहाँ, उसने कहा तो ज़ाहर ने सर हिलाया और वो जल्दी से दौड़कर फ्रेश होने चला गया। हाँ, इतने घंटे में उसने अपनी हालत पर गौर नहीं किया था कि क्या बन गया। वो फ्रेश हुआ तो ये बात दिमाग में बार बार गूंज रही थी कि बाप बनने वाले हो। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। वो ऐना को लेकर घर लौट आया था। ऐना बिल्कुल खामोश थी, गोया कुछ बोलना नहीं चाहती हो। ज़ाहर ने उससे बात भी की थी मगर उसने ज़ाहर को भी किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस सर झुकाए बैठी रही। ज़ाहर समझ नहीं सका उसके रवैये को। उसे लगा था वो उसके सीने से लगकर रोएगी, मगर यहाँ ऐना तो पत्थर की हो रही थी। ज़ाहर ने उससे रास्ते में भी बात करने की कोशिश की थी मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो वैसे ही खामोश थी और ज़ाहर उसे घर ले आया। सुबह होने वाली थी। ऐना को थोड़े सहारे की ज़रूरत थी, तभी ज़ाहर ऐना को थामे अंदर ले आया। वहाँ सभी थे मौजूद मगर इस वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा था। ऐना के पाँव में चोट थी और एक ही दिन में वो मुरझाई हुई लग रही थी, क्योंकि हादसा भी तो ऐसा बर्दाश्त करके आई थी। ज़ाहर उसकी चुप से उलझने लगा था कि वो कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। वो कमरे में आ गई तो ऐना लेट गई। हालांकि उसके कपड़ों पर गर्द लगी थी मगर उसने कुछ नहीं देखा और लेट गई, आंखों पर हाथ रख लिए।
जहार ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा, फिर उसके दिमाग पर गुजरने वाले हादसे और सारे वाक़ये को सोचकर उसे रेस्ट करने का सोचकर कुछ खुद फ्रेश होने चला गया। उसने कपड़े चेंज किए और बाहर आया। ऐना उसी पोजीशन में थी। कपड़े तब्दील कर लो, इसमें अनकंफर्टेबल होगी तुम, जहार ने कहा तो ऐना ने आंखों पर से हाथ हटाया, अपनी जगह से उठी और सीधा वॉशरूम चली गई। जहार ने फिर चौंक कर देखा, ना कोई बात, ना कोई रोना धोना। वो अपनी नेचर के बरखिलाफ थी इस वक्त। वो कुछ देर उसका इंतज़ार करता रहा। ऐना फ्रेश होकर एक बार फिर से लेट गई। तुम्हें भूख लगी है? उसने पूछा। ऐना ने नफ़ी में सर हिलाया और लेट गई। जहार ने उस पर ब्लैंकेट दुरुस्त किया। वो जो उसके हसार में सोती थी उससे करवट ले चुकी थी। जहार मज़ीद फ़िलहाल सोचना नहीं चाहता था। पूरे दिन उसने आज अजीब मुशक्क़त की थी। आलिया का राज खुल चुका था, मगर उसके बच्चों पर नहीं, और ये भी खुल ही जाता। तभी उसने ये सब वर्क को छोड़कर खुद भी रेस्ट करने के बारे में सोचा और लेट गया। जल्दी उसको नींद ने जा लिया तो उसकी सांसें गहरी होते ही ऐना उठ गई। वो जहार को देखने लगी। आज उस पर अजीब अंदाज में बिजली टूटी थी। शायद आज का दिन उसकी ज़िंदगी का बेहद मुश्किल तरीन दिन था। ये देखना कि जहार नताशा को अपने साथ ले गया, ये देखना कि उसने नताशा के साथ ड्रिंक की और फिर वो दोनों होटल के रूम में चले गए। वो पत्थर की सी हो गई थी ये सब देखकर। और फिर रास्ते में से असफर का उसको उठा लेना, मम्मा की हकीकत खोल देना, और उसकी माँ ने उसके बाप को मारा था सिर्फ अनशाह से शादी के लिए। उसे यकीन ना आता, मगर असफर ने उसके सामने सबूत रखे थे जिनसे उसके बाप की मौत की असल हकीकत सामने आती थी। और असफर ने उसकी माँ के साथ हुई रिकॉर्डिंग भी सुनवाई थी। इस आदमी का उसे ज़ार से निकाह पर मारना पीटना, और एक पल के लिए ऐना को ये लगना कि अब वो शायद खो गई है, इतना दूर चली गई है सबसे कि शायद किसी को नहीं मिलेगी। मगर ज़ार ने उसे ढूंढ लिया था, और अगर उसे ही ढूंढना था तो नताशा को क्यों? वो नताशा की हकीकत से भी नावाकिफ़ थी, इसीलिए ज़ार से बदगुमान हो रही थी। और माँ की हकीकत ने तो उसके दिल को कहीं टुकड़ों में तब्दील कर दिया था। उसकी आंखों में एक आंसू नहीं था। हालांकि आज उसे सबसे बड़ी खुशखबरी मिली थी अपनी ज़िंदगी की, मगर इन सब वाक़यात ने उस खुशी को भी रोन दिया था। वो लेटी रही, ज़ार को देखती रही, अपनी माँ की खुदगर्जी और लालच को सोचती रही, यहाँ तक कि बहुत देर बाद जब सुबह मुकम्मल हो गई, सूरज आसमान पर फैल गया, तब कहीं जाकर उसकी आंख लगी थी। सदाम और हया जाने के लिए तैयार थे। कुछ दिन रुक जाते यहाँ, अंशा ने कहा। नहीं, मुझे अलबत्ता मम्मा की तबीयत नहीं ठीक लग रही, आप इनको डॉक्टर के पास ले जाइएगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारी माँ को, मगर वो अजीब बहकी बहकी सी बातें कर रही है। खैर, मैं कोशिश करूँगा। अंशा ने शाने अचकाए, जबकि दूसरी तरफ सदाम परेशान था। ऐना वापस लौट आई और असफर को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। उसने उन्हें बताना ज़रूरी समझा। वो ज़ार अंशा है, अपनी पसंदीदा चीज़ को किसी और के हवाले नहीं करता। उसने उसे ढूंढ ही लेना था। बेटे का जिक्र करते अजब फ़ख्र सा था उनके लहजे में। सदाम ने सर हिलाया। तभी वहाँ आलिया आ गई। मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी, उसने सदाम को कहा और अपना सूटकेस रखा। अंशा उस औरत की डिठाई पर बल खाते रह गए। ओके, वैसे ही आपको कुछ दिन रेस्ट की ज़रूरत है, सदाम बोला तो आलिया भड़क उठी। पागल हो तुम? पागल, ये आदमी मुझे तलाक दे चुका है, तो इसके साथ कैसे रहूँगी मैं? अब सारी उम्र के लिए तुम्हारे साथ रहूँगी। कैसी बातें कर रही हो आलिया, मैंने कब दिया तुम्हें तलाक? देखो सदाम, तुम अपनी माँ को कहीं नहीं ले कर जाओगे, वो यहीं रहेगी। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ, अगर इसे यहाँ ज़ार और अफीन के साथ नहीं रहना तो मैं इसे अपने फ्लैट में शिफ्ट कर दूँ। मैं और ये वहीं रहेंगे। अंशा ने आलिया का हाथ पकड़ लिया। मेरे ख्याल से यही मुनासिब है अंकल, वो अफीन आंटी और ज़ार के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही, सदाम बोला। आलिया को लगा उसका अपना आप गैर अहम हो। तुम लोग सब पागल हो चुके हो, हाथ छोड़ो मेरा। तुम निहायत घटिया बेटे हो जो माँ को इस आदमी के पास छोड़कर जा रहे हो जिसने उसे छोड़ दिया। ओ पागल इंसान, किस हक से रहूँगी इसके साथ? और ये सिर्फ बदला लेना चाहता है मुझसे। सदाम, मुझे अपने साथ ले चलो, वो चीखने चिल्लाने लगी। अंशा के लब मुस्कुराहट में ढल गए। वो नहीं जानते थे सदाम को कब इल्म होगा कब नहीं। वो फ़िलहाल आलिया को यहाँ से निकलने नहीं देना चाहते थे। तुम जाओ, अंशा ने कहा तो आलिया और भी मचलने लगी। सदाम माँ की दिमागी हालत की ख़राबी पर परेशानी से उन्हें देख रहा था। कुछ नहीं होता, इसकी नींद नहीं पूरी हुई तभी ऐसी बातें कर रही है। अंशा ने चीखती चिल्लाती आलिया को थामा। वो अपने आप को पागलों वाली हरकतें करके पागल साबित कर रही थी खुद ही। सदाम पर गुस्से की शिद्दत की वजह से अपने बाल नोचने लगी थी। सदाम हया को लेकर वहाँ से निकल गया, जबकि अंशा ने आलिया को छोड़ दिया। आलिया ने सांसें भरते उन्हें देखा। तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब करके तुम मुझसे बदले ले लोगे? तो मैं गलत बिल्कुल नहीं हूँ। वो कुछ ही देर में यह हकीकत भी जान जाएगा। तुम कातला हो, तुम्हारे लिए मारा था हनीन को मैंने। आलिया ने दूसरे तरीके से उन्हें देना चाहा। और मुझे किसके लिए मार रही थी? अंशा सर्द मोहरी से बोले।
वो मुझसे गलती हो गई, मगर कितना अच्छा है तुम जिंदा हो, तुमने मुझे तलाक देने में जज्बात से फैसला किया है, वो बोली और उसके करीब जाने लगी कि अंशा ने बिना लिहाज के उसके मुंह पर थप्पड़ बरसा दिया। घिन आ रही है तुमसे मुझे, वो धाड़े। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला था, ज़ार के, और वहाँ से ऐना बाहर निकली। वो माँ की जानिब देख रही थी। आलिया को दूसरा जरिया नज़र आया था और ये काफ़ी मजबूत था। उसने यहाँ से निकलने के लिए सोच लिया था कि अगर यहाँ से निकलती तो सुकून से ज़िंदगी गुजार लेती अगले किसी अमीर आदमी को फंसाने तक। और ऐना यहाँ से निकलने के लिए बेहतरीन मोड़ा थी। वो ऐना की जानिब दौड़ी। ऐना मेरी बच्ची, देखो इस आदमी ने तुम्हारी माँ को कैसे मारा है, मुझे बचाओ यहाँ से, इसके चुंगल से निकाल लो मुझे, तुम जानती हो ये मुझे तलाक दे चुका है। वो ऐना को बेख्तियार झंझोड़ कर बोली। समझ नहीं आता कि माएँ ऐसी भी होती हैं, वो आहिस्ती से बोली। लालची, खुदगर्ज, कातिल, हवस ज़दा माओ का कैसा रूप है ये, या फिर ये कहूँ कि आपकी शक्ल में औरत का कैसा रूप देखने को मिला है। नहायत गलत और ख़तरनाक वहशी औरत। अपने शौहर को पैसे के लिए मार दिया, दूसरे शौहर को पैसे के लिए मारने की कोशिश की। मेरे शौहर को, मुझे, मेरे भाई को, किस किस को मारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ पैसे के लिए। ऐसी कौन सी हवस है जो पूरी नहीं होती, कौन सा लालच है पैसे की जो हर रिश्ते से ज़्यादा अहम है। वो आलिया को देखने लगी जिसके रंग फक हुए थे। आज भी आपका दिमाग प्लान तरतीब दे रहा है। उसने बैग की जानिब देखा। इस बैग में बहुत कुछ आपने उठा लेना होगा, तभी यहाँ से फ़रार होना चाहती हैं। वो उसके बैग की तरफ बढ़ी। आलिया उसे रोकना चाहती थी, मगर ऐना ने उसका बैग खोलकर सारे जेवरात, नकदी और भी कीमती चीज़ें निकाल कर फेंक दी। वो रोने लगी। इस मालो दौलत के लिए मेरे बेकसूर बाप को मार दिया, इस और दौलत के लिए, वो चीखी। सारी ज़िंदगी मुझ पर जुल्म किए, मैंने उफ नहीं की कि औलाद माँ बाप के आगे उफ भी करते। और मेरी माँ, वो इस काबिल ही नहीं थी कभी इससे माँ कहा जाता। क्यों? उसने आलिया को झंझोड़ दिया। क्यों मारा आपने बाबा को? वो आपसे कितना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि मैंने अंशा को आज तक आपसे उतनी मोहब्बत करते नहीं देखा, आपके नखरे उठाते नहीं देखा जितने मेरे बाप ने उठाए। आज तक उन्होंने आपको थप्पड़ तक नहीं मारा। आज आप खुद को देखिए, ऐना चीखी। देखिए खुद को, आपके चेहरे पर क्या लिखा है। खुदा का कहर नाजिल होता है इतने सख्त दिल लोगों पर, वो चीखी। आलिया ने ऐना को बड़े गुस्से से देखा था। मुझे नहीं रहना था तुम्हारे बाप के साथ, तभी मार दिया उसे, वो बोली और मुस्कुरा दी। मुझे उसकी औलाद के साथ नहीं रहना था, तभी तुम दोनों को कभी खुद से करीब नहीं किया, हमेशा बोझ समझा। वो देखने लगी ऐना को। ऐना सिसक उठी। इतनी नफरत थी तो हमें भी हमारे बाप के साथ मार देती, वो बेहद गम में बोली थी। इस सारे वाक़ये में अंशा खामोश खड़े थे। ऐना पर तर्स के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। वो जायज़ थी, उसकी फीलिंग्स जायज़ थी, और उनके दिल ने कहा यहाँ सदाम को भी होना चाहिए। किसी भी इंसान के दिल में इस औरत के लिए मोहब्बत न रहे। तभी सदाम को दोबारा फ़ोन करके बुला लिया। हाँ हाँ, वो चीखी। मार ही तो देना चाहती हूँ तुम दोनों को भी, मगर तुम दोनों मरते ही नहीं। वो ज़ार तुम्हारा आशिक बन गया, तुम्हारी मौत का जब सोचो वो बीच में आ गया। और सदाम, वो घटिया इंसान, वो बेटा कहलाए जाने के लायक ही नहीं। अरे आता क्या उसे, आता ही क्या है, मर्दों वाली बात ही क्या है उसमें। वो सर झटक गई। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं मम्मा? ऐना सर थाम गई। तुम अपनी बकवास बंद करो और ये सामान। वो दोबारा सारा सामान उठाने लगी। ऐना के पास से खींचकर सामान बंद करने लगी। मेरी बीवी पागल हो गई है। अंशा ने बुत बने सदाम को देखा और कहा। ऐना ने भी सदाम को महसूस करके रुख मोड़ा और भाई को देखकर वो कल से अब तक बुरी तरह बिखर बिखर कर रोई और सदाम को सारा सच बताती चली गई। मम्मा ने मार दिया था, मम्मा ने मार दिया हमारे बाबा को, हमारे बाबा। ऐना बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। सदाम की आंखें सुर्ख अंगारा हो चुकी थी। आलिया उस ड्रामे से निकलकर भाग जाना चाहती थी, मगर उसे मौका नहीं मिल रहा था। सदाम ने माँ की तरफ देखा। कह दे ये सब झूठ है। वो एकदम उस पर चढ़ दौड़ा। पहली बार उसकी धाड़ गूंजी थी। ज़ार भी बाहर निकल आया, बेजारी से ये ड्रामा देखने लगा। कह दे, वो फिर चिल्लाया। सच चाहिए, वो मुस्कुराई। मार देना चाहती हूँ मैं तुम सबको, वो बिना किसी डरो खौफ के बोली। जबकि सदाम अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर सकता रह गया। उसे लगा उसका दम घुट जाएगा। वो हैरानगी से माँ को देखने लगा। बच्चों, ये औरत पागल हो गई है, और कुछ नहीं है। अंशा ने आलिया को पकड़ा। नहीं, मैं ठीक हूँ, इसने मुझे तलाक दी है, मुझे यहाँ से जाना है बस। वो फिर से चीखी। ज़ार, अकरम को फ़ोन करो, मुझे लगता है इसको दौरे पड़ रहे हैं, अंशा ने बेटे को कहा। ऐना और सदाम तो शॉक्ड थे, जबकि ज़ार ने बाप की ट्रिक समझ ली, उसके कहे के मुताबिक करने लगा। आलिया ने चिल्ला चिल्लाकर अपने दोनों बच्चों पर अपना पागलपन साबित कर दिया था। अंशा ने अकरम, जो पागलों का डॉक्टर था, आलिया को उसके ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवा दिया, और ये पहली
सुई थी जो आलिया में उतरी थी और रफ्ता रफ्ता ये जहर उसे उसी के अंजाम तक ले जाना चाहता था जो वो सबके बारे में सोचती थी। आज उसी के साथ ये सब होने वाला था। आलिया बेहोश हो गई और ज़मीन पर जा गिरी। सदाम का दम घुट रहा था उस जगह पर। वो हया या ऐना को देखे बिना निकल गया। हया उसके पीछे दौड़ी थी। सदाम उसको रोकने लगी मगर वो नहीं रुका था। दूसरी तरफ अंशा ने ऐना को उठाने का ज़ाहर को इशारा किया। शुक्र था यहाँ अफीन नहीं थी, वरना शायद वो अफीन के सामने सर न उठा पाते। ज़ाहर ने ऐना को थामा। ऐना ने ज़ाहर के हाथ झटक दिया और उठकर कमरे में चली गई। अब मैंने क्या किया है? ज़ाहर ने तंग आकर बाप को देखा। मोहब्बत? अंशा हंस पड़े। ज़ाहर ने सर थाम लिया। ये मोहब्बत ना इंसान को नहीं करनी चाहिए, अजीब आदमी को खोता बना देती है। वो भड़क कर खुद से ही बोलता उठकर रूम में आ गया। ठीक कहा अंशा को आज बेटी की बात दुरुस्त लगी। शायद ज़िंदगी में हम किसी के साथ इतनी ज़्यादती कर जाते हैं कि माफ़ी भी मांगने की हिम्मत खुद में नहीं रहती। और अफीन को सोच कर अंशा की कैफियत ऐसी ही थी कि वो खुद में किसी भी बात की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तुम मुझसे क्यों अखड़ी हुई हो? ज़ाहर ने ऐना को देखा। मुझे रेस्ट करना है। ऐना ने उससे निगाह चुराकर आंसू साफ किए और लेटने लगी। ठीक है कर लेना, मगर मेरी बात का जवाब दो पहले प्लीज़ ज़ाहर। ऐना ने पहली बार उसकी पेशकदमी रोकी थी। मैं अजियत में हूँ। वो सिसक उठी। आपको कोई भी ख्वाहिश है तो जाइए नताशा के पास। वो गुस्से से बोली। क्या बकवास है ये? ज़ाहर का दिमाग घूम गया। वही जो सुन रहे हैं। आपने और मम्मा ने एक ही तो काम किया है ज़िंदगी में, मुझे दबा कर रखना, और आपने तो मोहब्बत का भरम भी नहीं रखा। फिर किस बात पर खुश हो रहे थे कि बाप बनने वाले हैं? वो भड़की। ऐना तुम्हारा वाकई दिमाग ख़राब हो चुका है। नताशा कहाँ से टपक गई हमारे बीच में? आप लेकर आए उसे हमारे बीच में। हमारे बीच शायद हमारा कुछ भी नहीं है ना? ज़ाहर को अब समझ आ गई थी, मगर वो इतनी बेवकूफ़ लड़की है ये यकीन नहीं आया। ऐना बिना कुछ सुने वहाँ से उठ गई और कमरे से ही निकल गई। वो अकेला रहना चाहती थी, तभी अफीन के कमरे में बंद हो गई। ओह यू इडियट, गलत समझ रही हो तुम अपने शरीफ शौहर को। वो हंस पड़ा। शरीफ? खुद के लिए ये लफ्ज़ अजीब लगा तो वो खुलकर हंस दिया ऐना की बेवकूफ़ी पर। आलिया सुन सी बैठी थी। वो चीख चीख कर थक चुकी थी, मगर अंशा ने वो बसात इर्द गिर्द बिछा दी थी, जिससे ये मालूम ही नहीं हो रहा था कि वो पागल नहीं है। वो ऐना से, सदाम से, अपने बच्चों से बात करना चाहती थी, और दूसरी तरफ दोनों को ही उससे बात करने की ख्वाहिश नहीं थी। वो अब के रोने लगी थी। जिस कमरे में अंशा उसे ब्याह कर लाए थे वो ही उसका कैद खाना बन रहा था। अंशा जानबूझकर उसे पागल कर रहा था, साबित कर रहा था, उसे टीके लगवा रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला और अंशा कमरे में आए। उनके हाथ में वही टीका था। आलिया उनको देखने लगी। काश मैं अंश तुम्हें जान से मार देती। 2 ही दिन में उसकी हालत गैर हो गई थी, मगर मिजाज में बिल्कुल कमी नहीं आई थी। अंशा संजीदगी से देखने लगे। असल मसला ही यही है, एक बार भी तुमने अपनी गलती पर माफ़ी का नहीं सोचा। वो संजीदगी से उसे देखते हुए बोले। कौन सी माफ़ी? कोई माफ़ी? अगर मैं कोई अच्छा साथी ज़िंदगी में चाहती थी तो इसमें क्या मसला है? वो चीखी गुस्से से। उसका खून खौलने लगा। अंशा ने उसका चेहरा जकड़ लिया। आलिया तड़प कर उसे देखने लगी। मुझे अफसोस है इस बात पर कि जब मैंने तुमसे तुम्हारी जैसी खुदगर्ज, मुफाद परस्त और लालची औरत से मोहब्बत कर ली, और लानत भेजता हूँ ऐसी मोहब्बत पर मैं। और मुझे अफसोस है कि अफीन जैसी औरत के साथ सिर्फ तुम्हारी वजह से जुल्म किया है मैंने। वो जैसे पछता रहे थे। आलिया हंस पड़ी। हंसते हुए वो उस वक्त पागल ही लग रही थी। वो काली अजीब शक्ल सूरत की औरत का मवाजना मुझसे तो ना करो। शट आप। अंशा ने खींच कर थप्पड़ दे मारा। तुम अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचोगी, वो बोले, और ज़बरदस्ती उसका बाजू जकड़ कर उसके बाजू में टीका लगाने लगा। मुझे पागल कर रहे हो तुम, जानबूझकर मुझे पागल कर रहे हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो चीखने लगी, यहाँ तक कि उसके चीखने की आवाज़ पूरे घर भर में गूंजने लगी थी। ऐना दिल थामे बाहर खड़ी थी। वो ज़ाहर से अब भी नहीं बोल रही थी। ज़ाहर ने उसे कोई बात क्लियर भी नहीं की थी। न जाने वो किस दिन के इंतज़ार में था। ऐना की आंखें भीग गई। जबकि अंशा बाहर निकले तो निगाह ऐना पर गई। टीका वो अंदर ही फेंक आए थे। ऐना खामोशी से उन्हें देख रही थी। सदाम और ऐना दोनों ही नहीं जानते थे कि अंशा ने आलिया को तलाक दे दी है। ये बात सिर्फ ज़ाहर जानता था, और जानता तो वो बाखूबी अपने बाप को भी था, तभी उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। अंशा बाहर चले गए। उन्होंने आलिया को कमरे में लॉक कर दिया था। ज़ाहर घर पर नहीं था। ऐना बेचैन होने लगी। उसने जल्दी से अंशा के निकलते ही ज़ाहर को कॉल मिला ली। ज़ाहर ने फ़ोन उठाया। ज़ाहर प्लीज़ मम्मा को खोल दें, वो बेचैनी से बोली। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम उनसे दूर रहो। मगर वो परेशानी से अभी कुछ बोलती ही कि ज़ाहर ने रोक दिया
और फ़ोन बंद कर दिया। शायद वो अजलत में था और रहना आलिया के बंद दरवाजे को देखने लगी जिसमें ताला लगा था, और वो इस दरवाजे के नज़दीक आई और लॉक देखने लगी। क्या ऐसे माहौल में वो इस घर में रह सकती थी? नहीं, कभी नहीं। 2 दिन से वो नए सिरे से माँ की हालत देख देख कर घुट रही थी। उसकी चीखें सुनकर उसका दिमाग फटता था। वो वहाँ से निकल गई थी सदाम के पास जाने के लिए। नताशा वापस आ गई थी और उसे ज़ार की इस चाल पर बुरी तरह तप चढ़ी हुई थी कि उसे इस्तेमाल करके ज़ार ने असलियत जानी थी। लेकिन यहाँ मामलात बिल्कुल ही बदल चुके थे। हया और सदाम एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और सदाम नताशा को एक मिनट भी देखने के लिए तैयार नहीं था। नताशा ने बहुत कोशिश की थी और अब उसके पास एक ही हल था, वो था हया को किसी भी तरह सदाम की ज़िंदगी से निकालना, ताकि जो वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है दुरुस्त कर सके। लेकिन उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला तो हो चुका था और वो इस फैसले से बिल्कुल ही अनजान थी। दरवाज़ा बजा तो नताशा ने ही खोला और ऐना को देखकर बुरा सा मुँह बनाकर दूसरी तरफ हो गई। ऐना ने पहली बार नताशा को घूर कर देखा था। काश भाई आपको तलाक दे दें और सारी ज़िंदगी के लिए हमारी ज़िंदगियों से निकाल दें, वो बोली। नताशा की आंखें फैल गई। दिमाग दुरुस्त है, क्या बके जा रही हो? वो गुस्से से भड़की। वही जो सुन रही हैं आप इस काबिल नहीं है कि मेरे भाई के साथ रहें या उनकी एक मिनट की भी मोहब्बत की हकदार हो। चली जाइए हमारी ज़िंदगियों से और छोड़ दें हम सबका पीछा, वो चीखी। अंदर से हया आ गई। ऐना, क्या हुआ है? वो ऐना के पास आ गई। इस औरत को कैसे बर्दाश्त कर रही हो तुम यहाँ? ऐना ने हया से सवाल किया। वो रो रही थी। उसे याद आ रहा था नताशा को देखकर कैसे ज़ार उसे ले गया था और कहाँ तक ले गया था। छोड़ो इनको, चलो तुम अंदर, हया ने कहा तो ऐना ने आंसू साफ किए और कमरे में चली गई। ऐना ने ही ज़ार से बोल रही थी और ना ही उसने अब तक उसने ज़ार को खुद से करीब आने दिया था। और एक फ़ैसला वो कर चुकी थी और वो था ज़ार के घर को छोड़ देने का। वहाँ उसका दम घुट रहा था। मम्मा की वजह से वो वहाँ रह ही नहीं सकती थी। वो काफ़ी देर तक रोती रही थी हया के गले लगकर। हया उसको समझा रही थी। आंटी ठीक है? उसने पूछा। नहीं, वो पागल हो रही हैं दिन ब दिन। पैसों की लालच ने उनसे उनका सब छीन लिया। अंकल को कहती हैं उसने मुझे तलाक दी है, मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। क्या वाकई दे दी है? वो हैरानगी से पूछने लगी। नहीं यार, क्यों देंगे? वो बहुत स्वीट है, मगर उन्होंने हमारी मम्मा से शादी करके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल ही बनाया है। वो सर झुका गई। चलो तुम तो रिलैक्स हो जाओ। और मैं नोट कर रही हूँ इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तुम्हें, मगर तुम्हें कोई खुशी नहीं है। उल्टा तुम बहुत केयरलेस हो गई हो। जिसने मेरी केयर करनी है वो दुनिया की औरतों से मोहब्बतों में लग गया है, वो भीगे भीगे लहजे में बोली। एक सच बताओ, मुझे नहीं लगता ज़ार नताशा में इन्वॉल्व है। वो शायद गलत फहमी का शिकार हो गए हैं हम लोग। कैसी गलत फहमी? ऐना ने उसे घूर कर देखा। ज़ार को नताशा से भला क्या काम हो सकता है? वो यकीन ही नहीं कर रही थी क्योंकि उसकी आंखों में ने देखा था ज़ार को। चलो तुम रिलैक्स हो जाओ, रेस्ट करो। हया उसको लेटने का इशारा करती किचन में आ गई। कुछ बनाना चाहती थी वो। नताशा की बर्दाश्त से हया बाहर हो रही थी। उसका हक था जिस पर वो कब्जा हो चुकी थी, और वो तो चिल्ला चिल्लाकर थक गई थी कि उसने कौन सा सदाम को बच्चे दे दिए जो सदाम ने उसे अपने दिल से इतना करीब कर लिया है। मगर फिलहाल सदाम और हया के अलावा कोई नहीं जानता था कि हया माँ बनने वाली है, और दोनों ने ही इस खबर को छुपा कर रखा था। हया ने अक्सर ऐना का जिक्र किया था कि वो ऐना को बता दे, मगर सदाम ने उसे रोक दिया कि वो कुछ टाइम तक हालात ठीक कहते ही सबको बता देगा। माँ की तरफ से मिलने वाली गम की वजह से ऐना की तरह वो खुद भी बहुत डिस्टर्ब था, और नताशा बुरी तरह जेलसी का शिकार थी क्योंकि उसकी तो माँ भी साथ छोड़ चुकी थी। उसने हया को किचन में अकेला करते देखा और ख़ुद भी पानी पीने के बहाने किचन में आ गई और गैस का पाइप हटा दिया। हया जो कि सब्जियां काट रही थी, उसे पता नहीं चला और नताशा ने जल्दी से बाहर निकलकर उससे पहले किचन को लॉक कर देती कि हया का अंदर ही दम घुटकर मर जाए। वैसे ही किसी का सख्त हाथ उसके हाथ पर आ गया। ये ज़ार की खुशबू थी। नताशा को उसने दूर धकेला और जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। हया भी ये सब समझना ही चाह रही थी। उसने हया को बाहर निकालने का कहा। गैस की स्मेल बड़ी तेज़ी से फैली थी और ज़ार ने वॉल्व बंद कर दिया। गहरा सांस भरकर उसने नताशा को देखा था। पुलिस में पकड़वा दूंगा तुम्हें, सारी ज़िंदगी चक्की पीसती रह जाओगी, वो दहाड़ा। और ऐना हड़बड़ा कर उठी थी। उसकी आंख लग गई थी। नताशा घुघिया सी गई। हया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो वहीं बैठती चली गई। ऐना दौड़ कर बाहर आई। ज़ार बेसाख्ता लबों से निकला और ज़ार ने सर झटक कर ऐना का हाथ थामा और उसे वहाँ से लेकर बाहर निकल गया। मुझे नहीं जाना आपके साथ। शट अप, वो भड़का। और ऐना सहमी सहमी नज़रों से उसे देखने लगी। वो अगर यूं ही करता था। वो चुप हो गई।
अपने भाई को फ़ोन करो और कहो अपनी बीवी को बचाए, वो पागल औरत मार देगी उसे, ज़ार ने कहा। और ऐना ने सदाम को फ़ोन किया और चूंकि वो कुछ नहीं जानती थी तो समझ नहीं सकी कि क्या कहे। ज़ार ने मोबाइल छीनकर उसे सारी बात से आगाह किया तो ऐना मुंह पर हैरानगी से हाथ रख गई। ज़ार ने मोबाइल बंद कर दिया। सब सब पागल हो गए हैं, वो रो दी हार कर कि ये सब क्या हो रहा था। सब एक दूसरे के इतने दुश्मन बन गए कि मार देना इतना आसान हो गया। तो आज उसे समझ आई थी ये क्या था। ये पैसे की लालच, दूसरों से जलते और हसद का अंजाम था कि सब अंधे हो गए थे और एक दूसरे को ही नोचने लगे थे। ज़ार उसे घर लेके नहीं गया था और वो उसे अपने दोस्त के फ्लैट में ले गया। उसे एहसास हो रहा था ऐना जैसी हसास लड़की आलिया की पागलों की तरह चीखों पुकार दिन रात नहीं सुन सकती थी। वो भागेगी वहाँ से। जब उसने फ़ोन किया तब ज़ार को यकीन हो गया उसकी अहम मीटिंग थी जिसे छोड़कर वो घर लौटा तो ऐना नहीं थी। तभी वो सदाम के घर आया और उसे लेकर वो यहाँ आ गया। ये खूबसूरत फ्लैट था और उसकी तबीयत पर अच्छा असर करता। ऐना भी जगह देख ही रही थी कि ज़ार ने उसे अपने बाजुओं के हसार में कैद कर लिया। नरमी से चाहत और उसके शाने पर थोड़ी रखी। नाराज़ हो मुझसे, वो गमगीन लहजे में बहुत आहिस्ती से बोला था। ऐना के जिस्म का रवां रवां उसके गोश गुजार हो गया। वो हमेशा से सिर्फ उसकी चाहत, तवज्जो और उसके साथ की ही तो तलबगार थी और वो बहुत मुश्किलों से मिला था उसे और वो उसे खोना नहीं चाहती थी, मगर नताशा के साथ उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। जी मैं नाराज़ हूँ, ऐना उसका हसार तोड़कर निकल गई। ज़ार मुस्कुरा दिया। तो बताओ कैसे मनाऊँ? अपनी अहम मीटिंग छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। सुबह से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया और अब बीवी के नखरे देखने को मिल रहे हैं। वो अफसोस से बोला। ये तो आपको बीवी ऐसी नहीं मिली जो नखरे दिखाती। ऐना को शिकायत हुई। हर जगह बस उसकी ही तो मानी थी उसने हमेशा। हाँ हाँ, वो खुल कर हंसा। अपने और उसके दरमियान सब इख्तलाफात को ख़त्म कर देना चाहता था। इधर आओ। उसने बालों में हाथ फेरा और मसरूरियत से उसे आंखों को लाजवाब जुम्बिश देता अपने पास बुलाने लगा। ऐना नाराज़ होने के बावजूद भी शर्मा सी गई और ख़ुद को उसके पास जाने से न रोक सकी। हालांकि वो उसके पिछले दिनों बिल्कुल नहीं सुन रही थी। ज़ार ने उसे खींचकर हंसपे आदत अपने टांगों पर बिठा लिया। ये सुनो, उसने अपना और नताशा के दरमियान हुई सारी रिकॉर्डिंग ऐना को सुना दी और ऐना जैसे जैसे सुन रही थी हैरानगी से उसकी आंखें फैलती जा रही थी। सारी बातें नताशा भाभी भी जानती थी, मगर कैसे? वो ज़ार की जानिब देखने लगी। तुम्हारी माँ ने जब तुम्हारे बाप को जहर देना शुरू किया। नताशा तब से सारी हकीकत से आगाह है। वो सर थाम गई। अफसोस से उसकी आंख से आंसू टूट पड़े और वो बुरी तरह रो दी। ज़ार को उस पर तरस आया। छोटी सी उम्र में वो किन गमों से गुजर रही थी, उसे सीने से लगा लिया। ऐना उसके सीने पर सर रखे खुल कर रोई थी। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे ज़ार, बहुत अच्छे। उन्होंने हमें अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ दिया था। वो जैसे उसे यकीन दिलाने लगी। ज़ार उसके आंसू साफ कर रहा था। औरत के दो ही रूप हैं ना, एक मेरी माँ और तुम्हारे जैसा, और एक तुम्हारी भाभी और तुम्हारी माँ जैसा। औरत चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन सब्र करने वालियों को हमेशा अजर अच्छा ही मिला है। मैं अपने माँ बाप को खो नहीं सकता। मेरे बाप को आलिया मारना चाहती थी, बिल्कुल हनीन की तरह। तो मुझे इल्म नहीं तुम्हारा भाई कहाँ सोया हुआ इंसान है, मगर मैं ना ही अपनी मोहब्बत से गाफिल हूँ और ना अपने रिश्तों से। मैं अपनी मोहब्बत और रिश्तों पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, जान ले लूँगा मैं। कहते कहते चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि वो इस गुस्से में भी बहुत हैंडसम लग रहा था। ऐना ने बेसाख्ता उसकी गर्दन जकड़ ली। ज़ार चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या ये सारी बातें और ये प्लान आप मुझे नहीं बता सकते थे? मैं कितना रोई हूँ ज़ार कि आपने मेरे साथ बेवफाई की है। वो फिर से रोने लगी थी, जबकि ज़ार खुलकर हंसता रहा। मैं क्या करूँ, मेरी ऐन बड़ी बेवकूफ़ है और पेट भी हल्का है, तभी तुम्हें कुछ नहीं बताता। वो उसकी नाक खींचकर बोला। बहुत गलत बात है, लेकिन आपने उसको टच किया था। बहुत बहुत बदतमीज़ और ठरकी हैं आप। वो गुस्से से देखने लगी। आह, ठरकी होता ना इतने मान से मार ना रही होती तुम मुझे। वैसे शर्म करो, शौहर पर हाथ उठाती हो। वो घूर कर बोला। ऐना को फिर से रोना आ गया। उफ, अब किस बात पर रो रही हो? ज़रा चिढ़ गया। पता नहीं, वो मुंह बनाकर बोली। ज़ार ने उसे अचानक ही अपने नज़दीक किया, उसके चेहरे पर चाहत से झुका, उसके आंसू चुनने लगा। मेरे लिए तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती हो, सबसे ज़्यादा। मेरी चाहत, मेरा इश्क तुम पर टूट टूट कर बरसना चाहिए हर पल, कि तुम थक जाओ। वो एक आंख दबाकर बोला और उसकी झुकी शर्मीली नज़रों में देखने लगा। ऐना के पास लफ्ज़ नहीं थे। वो मधम मीठी सरगोशियों से उसे सुर्ख कर रहा था, जबकि ऐना का दिल बेआसान धड़क उठा।
और ज़ार उसे खुद के असार में समेटता अपनी आहिनी गिरफ्त में कैद कर गया। ऐना उस कैद से कभी रिहा नहीं होना चाहती थी। 9 माह बाद ऐना ने आंखें खोलकर सामने देखा तो एक लम्हे के लिए मुस्कुरा दी। वो बच्चों की तरह अपनी बेटी से खेल रहा था और किस तरह एक्साइटेड होकर अपनी माँ से उसके बारे में सवाल कर रहा था। 9 माह में बहुत कुछ बदल गया था। शायद ज़िंदगी मुकम्मल बदल गई थी। मम्मा का इंतकाल हो गया था, वो पागल हो गई थी और इसी पागलपन में उन्होंने दूसरों के लिए तैयार करदा जहर जो हर वक्त उनके पास मौजूद होता था खुद खा लिया और मर गई। ऐना अपनी माँ के मरने पर बहुत रोई थी। वो बुरी थी, रोई थी, उसकी माँ थी। दूसरी तरफ अंशा ने अफीन को राज़ी कर लिया था। उस दिन अफीन की आंखों में बेयकीनी देखकर भी ऐना को बहुत रोना आया। ज़ाहर ऐसे ही अपनी माँ पर नहीं मरता था। न जाने कितना कुछ सहकर वो यहाँ तक आई थी जो उनकी आंखों के गोशे शुक्र में भीगे या अपने सब्र के फल में भीगे। ये किस बात पर? मगर उन्होंने अंशा से एक हर्फ शिकायत नहीं की। शायद औरत ये होती है, नरम, नाजुक, बेमिसाल। औरत हर रूप में वफा का पैकर है और अफीन से वो बहुत इंस्पायर रहने लगी थी। उस दिन के बाद अंशा की आंखों में शर्मिंदगी देखती थी, मगर कभी अफीन ने ऐसा एहसास नहीं होने दिया। दूसरी तरफ ज़ार, हाँ ज़ार शायद दुनिया का बेहतरीन आशिक था। वो मुस्कुरा दी अपनी ही सोच पर और उसे यकीन था अब बेहतरीन बाप भी बनने वाला है। और वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी कि उसके माँ बाप एक दूसरे के साथ रहें। वो रोज़ अपने माँ की पेशानी चूमता था और बाप की नाक में आज भी दम दिए रखता था। शायद वो ये सब अपना हक समझता था और ये सब करते हुए वो बहुत अच्छा लगता था। सदाम ने नताशा को तलाक देकर उसे घर से निकाल दिया था। मालूम नहीं था नताशा कहाँ थी कहाँ नहीं, मगर नताशा को निकालने के बाद उनकी ज़िंदगी में भी सुकून आ गया था। हिया के माँ बनने की खबर पर सभी खुश हुए थे और उसकी बीमार माँ तो जी उठी थी और पहले से बहुत अच्छी और बेहतर हो गई थी। हिया के यहाँ ऐना से पूरा हफ्ता पहले बेटी हुई थी और ऐना के हफ्ता बाद ज़िंदगी में कोई परेशानी बाकी नहीं रही थी, मगर बाप का गम उसके और सदाम के चेहरे पर आज भी दिखता था बनिस्बत माँ के। उनकी माँ औरत का वो रूप थी जो शायद कभी किसी के घर पैदा ना हो। वो इन्हीं सोचों में मशगूल थी कि अफीन और अंशा अपनी पोती को दूसरे रूम में ले गए जो उस रूम के साथ अटैच ही था और ज़ार ऐना के पास आया। ऐना ने गहरा सांस खींचा और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी जिसने उसका हाथ थाम कर छुआ था। थैंक यू, वो आहिस्ते से बोला। आप ड्राइविंग सिखा दें बस मुझे, बाकी थैंक यू वैंक यू नहीं चाहिए। वो पिछले 9 माह में शायद 900 बार कह चुकी थी, मगर उस आदमी का एक ही रोना था। मैं हूँ ना तुम्हारे ड्राइवर की, क्या ज़रूरत है ड्राइविंग सीखने की? वो वही अल्फाज बोला था। ज़ार, ऐना चिढ़ गई। ज़ार, उसने ऐना की नकल उतारी। बहुत बदतमीज़ हैं आप, कब फ्री होगी? वो अचानक उसके कान के नज़दीक झुका। मतलब? वो समझी नहीं। अब मुझे बेटा चाहिए, वो शरारती लहजे में बोला। ऐना का चेहरा सुर्ख हो गया। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। आप नहीं सुधरेंगे। दोनों ही हंस पड़े। और ये था खूबसूरत सा नावल और इसका दी एंड। आप लोगों को यकीनन ये नावल पसंद आया होगा और इसकी ये लास्ट एपिसोड भी अच्छी लगी होगी। कहानी बहुत ही अच्छी थी, ज़्यादा उसको उलझाया भी नहीं गया। करैक्टर बहुत वाज़े थे अपनी अपनी जगह पर और सब करैक्टर्स बहुत अच्छे से, कोई मतलब होता है ना कि मैच्योरिटी थी लिखने में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये नावल और यकीनन आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और मैं फिर कहती हूँ आप लोग जाइए तानिया ताहिर के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही उनके नावल्स मिला करेंगे। आप वहाँ पर जाकर सुनिए, बहुत मज़े के नावल्स लिखती हैं वो। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। हम अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।